अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, जैसा कि हमारा मेरा ख्याल है कि सुबह का कोई भी ऐसा पहला सेगमेंट का आगाज़ नहीं होता जिसमें हम क्लाइमेट चेंज पर बात नहीं करते हैं, स्मोक पर हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्मोक है इसने इतना अपनी लपेट में ले रखा है कि हर बच्चा, बूढ़ा, हर घर का दूसरा शख्स स्मोक के बाइस बीमार हो रहा है, अस्पताल भरे पड़े हैं। अब इसकी वजह हम अक्सर वजूहात पर बात करते हैं और हम अक्सर ये कहते हैं कि स्मोक की वजह एक ये भी है कि जो प्लांटेशन है वो नहीं की गई है, शजरकारी हमें करनी चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। लेकिन आज इस हवाले से हम बड़ी ज़बरदस्त एक अलार्मिंग रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे कि हम ये तो कहते हैं कि दरख्तों की कमी के बायस, क्योंकि दरख्तों को काटा जाता है, प्लांटेशन नहीं होती है हमारे, तो जिसके बायस स्मोक होती है, हमारा माहौल जो है वो प्लूट होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन लाहौर में एक चीज़ जो अब नोट की गई है वो ये है कि जिन एरियाज़ में दरख्त ज़्यादा हैं, जहाँ पर दरख्तों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आम एरियाज़ की निस्बत ज़्यादा है। उसकी वजह जो फिर सामने आई है वो ये है क्योंकि दरख्त जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं। उसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो दरख्तों में फंस जाते हैं, दरख्त के पत्तों पे आ जाते हैं, तो वहाँ का जो AQI इंडेक्स है वो ज़्यादा देखने में आया है। ये रिपोर्ट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अब ये आप अंदाज़ा करें कि शाम 7 बजे के बाद जो फास्ट यूनिवर्सिटी और उसके जो करीबी इलाके हैं जहाँ पे दरख्तों की तादाद ज़्यादा है, अब वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 545 और 518 की ख़तरनाक हद तक की सतह पर था। ये इतनी अलार्मिंग चीज़ है। वजह इसकी ये है कि दरख्तों की सफाई तो होती नहीं है, पत्तों पर गर्द अटी रहती है, जिसके बायस सबसे ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें हमारी मुतासिर होती हैं। और उसके बाद फिर नेटसोल में 443 AQI रिकॉर्ड किया गया, सैयद मरातिब अली रोड पर 442 किया गया। अब डिफरेंस चेक करें कि इन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रिकॉर्ड हुआ है, जबकि जो शहर का औसतन इंडेक्स है, जो शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 396 था। यानी कि 150 ज़्यादा नंबर से एयर क्वालिटी इंडेक्स के एज़ कम्पेयर टू उन एरियाज़ के जहाँ पर दरख्त नहीं है। और उसके साथ साथ फिर माहिरीन कह रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक का ज़्यादा फ्लो है ना, ये भी हमारे माहौल को पोल्यूट कर रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ज़्यादा करने में इसका भी किरदार रहा है। तो हम तो ये कहते आए हैं कि जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर होता है जहाँ पर दरख्त नहीं होते, इसलिए इस चीज़ की भी ज़रूरत है अब हमारी गवर्नमेंट को कि जिन एरियाज़ में दरख्त ज़्यादा हैं, दरख्तों का सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, अब वहाँ पर उनकी सफाई सुथराई भी होना ज़रूरी है। उनको सैनिटाइज़ किया जाए, वहाँ पर पानी लगाया जाए, क्योंकि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो दरख्तों के पत्तों में अट जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हवा है वो ज़्यादा पोल्यूट होती है। तो ये एक अलार्मिंग फिगर्स हैं। बाकी हमेशा की तरह हम कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, उसके अलावा बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें ख़ुद से ये मेजर्स लेने होंगे। हुकूमतों के हिस्से का काम हुकूमतों को करने दें, जो हमारे अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी है वो हम करें। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं फ़लस्तीन की। ग्लोबल मसला है, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले रखा है। ख़ास तौर पे हम अगर बात करें कि इज़राइल की जानिब से जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जंग से ज़्यादा इसको जेनोसाइड कहा जा रहा है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कहा जा रहा है। अमेरिका का इस सारे मामले में हमने देखा कि इंतहाई शर्मनाक हद तक इसका किरदार रहा। जब UN में करारदाद हुई वोट के हवाले से कि जंग बंदी की जाए, वोटिंग हुई, तो अमेरिका ने इस अमल को वीटो किया। ये है सारा मामला। यही वो नेशंस हैं, अमेरिका हो या ये जो वेस्ट है, जो ख़ुद को मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन का लक़ब देता है, लेकिन इस सारे मामले में इन सब की जो सफाकियत है, इनका दोहरा चेहरा है, वो खुलकर सामने आ गया। अच्छा, वहाँ की आवाम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हमने वीडियो देखी थी जस्टिन ट्रूडो की, जब वो एक रेस्टोरेंट में गए और किस तरीके से वहाँ के लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में बात की और इज़राइल का साथ देने पर जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को वहाँ पे उन्होंने बैठने नहीं दिया, मजबूरन उनको जाना पड़ा। तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में इवेंचुअली इन हुक्मरानों को अमेरिका हो, कनाडा हो या लंदन हो, बरतानिया हो, इनको इसका जवाब देना होगा। और अब पूरी दुनिया में इवन के खुद ज्यूज़ भी जो हैं वो बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं, वो इसको कंडेम कर रहे हैं
कि जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, इंतहाई ज़्यादती हो रही है, जुल्म सितम हो रहा है। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इस सूरत हाल में हम सिर्फ आपको यही कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि हम अपने हुक्मरानों को ही कोसें। हम जो कुछ अपने तय कर सकते हैं, जो जो टूल्स, जो जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये किसी एक मुसलमान का मामला नहीं है, किसी एक मज़हब का मामला नहीं है। यहाँ पर सारी बात आ जाकर इंसानियत पर आती है। ह्यूमैनिटी की बेस पर हम इस पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में खुद ज्यूज़ कम्युनिटी इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रही है। फिर दुनिया भर में, अमेरिका के अंदर, इवन के वाशिंगटन में हमने देखा कि लाखों की तादाद में क्रिश्चियंस जमा हुए, दूसरे मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले लोग जमा हुए और उन्होंने खुलकर अमेरिका की जो है ना मजम्मत की है। और उसके अलावा दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे नहीं हुए हैं, क्योंकि ये मामला किसी मज़हब का, किसी रंग नस्ल का नहीं है, ये मामला इंसानियत का है। इसी पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, इस सारे मामले में हमने देखा, ख़ासतौर पे जो यूनाइटेड नेशन की हम बात करें सर, ये जो वीटो का एक पावर है, ये लाइसेंस टू किल नहीं है? क्या आप इसको ये नहीं समझते कि खुल्लम खुल्ला बदमाशी है? यानी कि पूरी दुनिया एक साइड पर खड़ी हो, बस ये जो 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो का हक है वो वीटो करते हैं, किसी की अक्सरियत नहीं रहती है, बस जिसने वीटो कर दिया है उसी की बात चलेगी। और फ़लस्तीन के मामले में भी हमने यही देखा है। ये नाइंसाफ़ी तो है ही सिक्योरिटी काउंसिल की वजह से है, और बड़े ममालिक जो सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, जो वीटो पावर 5 परमानेंट मेंबर, ये उनकी हठधर्मी और उनके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से ये होता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल का मामला वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से कहीं आगे है। मैं जिक्र करता चलूँ आपके नाज़रीन के लिए कि अमेरिका में जो जूज लॉबी है, जो कि ज़ायोनिस्ट लॉबी है, वो एक तंजीम है, उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि कोई कांग्रेस मेंबर हिल नहीं सकता है। तो लिहाजा कांग्रेस उनके इन्फ्लुएंस में, सदर उनके इन्फ्लुएंस में, मीडिया उनके इन्फ्लुएंस में, तो उसकी वजह से सोशल मीडिया उनके इन्फ्लुएंस में, उसकी वजह से जो अमेरिकन हैं वो वीटो बार बार कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि जनरल असेंबली, जो कि पूरी दुनिया की जहां नुमाइंदगी है, और 192 ममालिक में से 153 ममालिक ने कल दोबारा कहा और डिमांड की कि जी इमीडिएट सीज फायर करें। डिमांड की, पिछली दफा 124 थे, इस दफा 153 डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ 10 जो कि अमेरिका के जो एलाइज हैं, 10 उन्होंने इसकी मुखालफत की है अमेरिका की वजह से, और बाकी तो सारे ममालिक जो हैं वो या तो उसमें से 20 के करीब अब्सटेन कर गया, और 153 जो कि पूरी दुनिया है। आप सही फरमा रहे थे कि पूरी दुनिया में जुलूस, जलसे, प्रेशर हो रहा है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि इजराइल ने अपना जो मंसूबा बनाया, और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये बहुत कदीम मंसूबा है कि फ़लस्तीनियों को मज़ीद धकेला जाए उनके इलाकों से। गज़ा को पसमार कर दिया। गज़ा में इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, दुनिया में ये देखने को नहीं मिली। 90 यूएन की जो अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग तबाह व बर्बाद हो गई। कोई अभी जो 3 दिन पहले बम्बार्डमेंट उन्होंने स्कूलों पे की है, यूएन बिल्डिंग पे की है। यूएन के 100 के तकरीबन 135 के करीब सेक्रेटरी जनरल चीफ के कह रहा है यूएन का, अपने पावर को तीसरी मर्तबा यूएनओ ने अपने के सेक्रेटरी जनरल ने अपने पावर को तीसरी मर्तबा जब से कायम हुई है यूएनओ, इस्तेमाल किया है आर्टिकल 99 चैप्टर 15 का। वो क्या होता है? जब सेक्रेटरी जनरल समझता है कि पानी सर से गुजर चुका है और दुनिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी खराब हो जाएगी, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल को इस्तदा करता है कि खुदा के लिए इसको कंसीडर करो। और सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर के जरिए 6 दिसंबर को लेटर लिखा है, और लेटर के जरिए कहा है कि आप करें। और इसी लेटर में जो सिक्योरिटी का इजलास हुआ, उस इजलास में भी वीटो कर दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि सेक्रेटरी जनरल के बहुत पावर होती हैं 99 आर्टिकल में, उसने लिखा कि 2.2 मिलियन अफराद जो है उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है।
कोई जगह सेफ नहीं है गाजा में। और उसने जिक्र किया कि जी आपने 15 इसको दिसंबर को जो 15 नवंबर को जो रेजोल्यूशन पास किया आपने 27/12 उसकी पासदारी कर लो। आपने कहा था, यानी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा ये था, जो कि रेजोल्यूशन पास हुआ जिसपे अमेरिका अब्सटेन कर गया था, लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गया। इजराइल ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी और रेजोल्यूशन ये था कि आप ह्यूमैनिटेरियन पास बरकरार रखें। नहीं किया उन्होंने। 130 अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ जहां बहक शहीद कर दिया गया उनको। दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि 5 हफ्तों में, ये 9 हफ्तों में ये इतने यूएनओ के अफराद जहां बहक हो जाए। 65 सहाफ़ी अपने फराइज के अंजाम दही में। WHO का हेड कहता है कि सूरत हाल इतनी तशवीश है कि मुझे अल्फाज नहीं मिलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि मैं इसको बयान कर सकूं, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। ऐसी चीजें अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह कभी नहीं कहते हैं। तो लिहाजा, और वो लेकिन डॉक्टर आपको मैंने साहब, बताया सर आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया, ऐसा ही है सर। लेकिन जरा ये बताइएगा, ये जो नॉन बाइंडिंग करारदाद जो पास हुई है यूएन से, सर ये है क्या? मतलब इसकी अगर थोड़ी सी डिटेल्स अगर आपको शेयर करना चाहें हमसे। आम सादा अल्फाज में, ये अखलाकी और सियासी और सफारती दबाव है और ठीक है। इसकी बाइंडिंग कोई नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी रेजोल्यूशन, अभी पिछले माह कोई 4 रेजोल्यूशन पास की है जनरल असेंबली ने, ठीक है। और उसको भी उन्होंने हवा में उड़ा दिया इजराइल ने, क्योंकि ये है ही नॉन बाइंडिंग। मैं तो आपसे बाइंडिंग रेजोल्यूशन की 27/12 की बात कर रहा हूं, जो सेक्रेटरी जनरल अपने लेटर में लिख रहा है सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को कि कुछ तो आप अपनी पासदारी कर लें। आपने ये रेजोल्यूशन पास किया है, इसको इम्प्लीमेंट करा दें। उसके इम्प्लीमेंट कराने का तरीका ये होता है दुनिया में। क्योंकि बदमाशी, आपने कहा ना, आपने लफ्ज बदमाशी का, मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ कि हटदर्मी। तो ये जो हटदर्मी है वीटो कंट्रीज के ममालिक, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि चाइना और रशिया तो इसमें वो तकरीबन 7-13 एक आध दफा ऑब्स्टेन किया है। तो इस हटधर्मी की वजह से ये नई चीजें पास हो रही हैं। क्योंकि उसने यही कहा सेक्रेटरी जनरल ने कि 2712 आपने चंद दिन पहले पास किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए चैप्टर 6 को इस्तेमाल करें। चैप्टर 6 क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में चैप्टर 6 में दिया हुआ है कि सैंक्शन लगाएं उस मुल्क पर जो कि नहीं मानता है बात सिक्योरिटी काउंसिल की। लेकिन वो नहीं करेंगे, रेजोल्यूशन पास करके चुप हो गए ताकि इम्प्लीमेंटेशन न की जाए उसकी। तो हम बात दूसरों की बात करें, अपने गिरेबान में तो झांक लें ना। तकरीबन बारूद से भरे हुए, बमों से भरे हुए जितने जहाज गुजरे हैं हमारे अरब ममालिक फिजाओं में से, एयर स्पेस में से, वो किसकी जिम्मेदारी थी? कम अज कम अखलाकी अपने मुल्क की एयर स्पेस की इजाजत ना देते। देखिए, अफगानिस्तान में जब बम्बार्डमेंट शुरू करनी थी बिल्कुल सर, अमेरिका यही ने, इससे बढ़कर तो कोई हमारे नहीं लिए किया। शर्मनाक हरकत नहीं हो सकती है। हम लोग अमेरिका को, दुश्मनों को, जो वेस्ट जिनको कहते हैं, जो इस मामले में इसराइल के साथ खड़े हैं, उनको तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा शर्मनाक किरदार तो हमारे इन मुस्लिम हुक्मरानों का है। जिस तरह आपने कहा कि एयर स्पेस हमने दी, वहाँ से वो जहाज़ उड़कर जाते थे और फ़लस्तीन पर वो बमबारी करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यही वो अलमिया है, हमने दुश्मनों से क्या गिला करना है। जो हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं, मुस्लिम रूलर्स हैं अरब ममालिकुम, सिवाय 2 अल्फाज मजम्मत के, और उस मजम्मत में भी वो मजम्मत भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो कंडेम करना भी इनका खालिस नहीं है, क्योंकि ये तो उनको लॉजिस्टिक फ्राहम कर रहे हैं, एयर स्पेस जो है वो दी जा रही है। खैर, ये सारी चीज़ें छुप नहीं रही हैं, दुनिया देख रही है जो कुछ हो रहा है, जो कहाँ पे खड़ा है, जो इसराइल के साथ खड़ा है या फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। बट तारीख एक लिखी जा रही है, और यकीनन ये जो शर्मनाक किरदार है हमारे मुस्लिम रूलर्स का, ये भी जब मौरिख तारीख लिखेगा तो ये इनका ये जो शर्मनाक किरदार है इसको भी ज़रूर मेंशन करेगा। हमें ब्रेक पे जाना है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और कल टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। अच्छा, हमारी जो एशियन टीम्स हैं ना, इनको वहाँ पर जाके सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये है कि वहाँ की पिचेस जो हैं बहुत फास्ट हैं, बाउंसिस पिचेस होती हैं, जिसकी वजह से हम देख लें कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच आजकल आज तक मेरे ख्याल से 1 या 2 ही सीरीज़ बमुश्किल जीत पाए हैं। एक
तवील फहरिस्त है शिकस्तों की पाकिस्तान की। वजह यही है कि वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, जो उनको तो आदत होती है बाउंसर पिचेस पे खेलने की, लेकिन पाकिस्तान में या हमारे इंडिया की भी टीम हो हमारे साथ, जो एशियन टीम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। और ख़ास तौर पे जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं स्टीव स्मिथ, उन्होंने भी कहा है कि ये बड़ी बाउंसी पिच होगी, पाकिस्तान को इसमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इतने दिन से हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, मैचेस भी हुए, प्रैक्टिस मैचेस भी हुए। हमारी टीम किस हद तक तैयार है, हमारी टीम का कॉम्बिनेशन कैसा है, हमारी तैयारी कैसी है, इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अवैस साहब, अब ये बताइएगा कि कल पहला मैच होने जा रहा है टेस्ट सीरीज़ का, क्या लगता है आपको पर्थ की पिचेस देखकर हमारी तैयारी कैसी है, स्ट्रेटजी हमारी टीम की क्या होनी चाहिए है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है, एक तो गुड लक पाकिस्तान टीम को हमेशा मुश्किल होता है पाकिस्तान के लिए, चाहे कोई भी एशियन कंडीशन हो। एशियन टीम स्पेसिफिकली जब ऑस्ट्रेलिया टूर करती है उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बाउंसी ट्रैक है। उसके बाद कोकोबुरा को उन पिचेस पे फेस करना आपके लिए आसान नहीं होता। आपने कल भी देखा होगा जब पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करी थी पर्थ में, तो वो जो ब्लैक मार्बल बड़ा मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, तो उसी को रख के प्रैक्टिस रिजवान भी कर रहे थे कि पेस और बाउंस को जो एडजस्ट करने के लिए। टफ पाकिस्तान का, लेकिन एक अच्छी बात थी जो मुझे लगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान की टीम जो सी है वो ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ है। वहाँ पर आप बॉडी लैंग्वेज भी देखें, चाहे शान मसूद की आप देखें, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की का जब वो बात कर रहे थे मीडिया से, आप बात कर लें बाबर आजम की कर लें, तो बड़े कॉन्फिडेंस आपको नज़र आता था। फिर अच्छी बात कि शान मसूद जो उनसे उन्होंने बेशक वो प्रैक्टिस मैच की विकेट डिफरेंट थी, जिस पे हफीज़ ने भी थोड़ा सा कंप्लेन की कि पहली दफ़ा मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि विकेट स्लो हमें मिली हो, वरना एज कम्पेयर तो ऑस्ट्रेलिया में 30 विकेट्स होती हैं। लेकिन अच्छी बात थी कि आपके कप्तान ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, 200 प्लस रन्स भी यहाँ पर किए। फिर उसके बाद आपका एक बड़ा तगड़ा बैटिंग ऑर्डर आपको नज़र आता है, क्योंकि पिछली टेस्ट सीरीज़ को आप देखें तो आपने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज़ में हराया है। सिर्फ ओपनिंग डिपार्टमेंट में कहते हैं एक चैलेंज ज़रूर होगा, क्योंकि मामूल हक फॉर्म में आपको नज़र नहीं आ रहे, वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म के लिए। उनका बड़ा इंपॉर्टेंस ही होगी कि वो अब्दुल्ला शफीक के साथ कैसे ओपन करते हैं, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ बॉल वर्सेस बैट गेम। ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स और आपके बैट्समैन को अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप बैकफुट पे जाके थोड़ा सा अगर प्रेशर लेना स्टार्ट कर जाते हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया आपको हर्ट करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेंटली बहुत स्ट्रांग है। वो आपके हमेशा माइंडसेट के साथ खेलते हैं, तो आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है। आप शैलो में नहीं जा सकते, बेशक वो टेस्ट मैच क्यों ना हो। कोशिश करें थोड़ा सा एग्रेसिव खेलें यहाँ पर, अल्लाह करे आयशा की इस दफ़ा टीम एक डिफरेंट मोराल में हमें नजर आए कल। अच्छा अवैस, फिर बॉलिंग की अगर बात करें, बाउंसेस पिचेस हैं, हमारी बॉलिंग लाइन को कहाँ रेट करेंगे इस सीरीज़ में, कितना तवक्को है हमें अपनी बॉलिंग लाइन से? देखें, बॉलिंग में तो ऑब्वियसली मैं कहता हूँ नसीम शाह का ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपको पता है कि जो इस वक्त बॉलिंग लाइनअप, जो खास करके टेस्ट क्रिकेट की बात करूँ, जो पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है, एक अच्छी बात है कि उन लड़कों ने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। चाहे आप हमजा मीर की बात कर लें, खुरम शहजाद की बात करें, चाहे आमिर जमाल की बात करें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव 4-डे क्रिकेट खेल के लड़के आ रहे हैं। तो उनको लॉन्ग स्पेल्स का आप घोड़ा कह सकते हो कि लॉन्ग स्पेल्स के वो लड़के हैं। उनको पता है कि लॉन्ग स्पेल्स में बॉलिंग हमने कैसे करवानी है यहाँ पर। लेकिन बड़ा एक सरप्राइज पैकेज मेरे लिए कल होने वाला है, वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ दूसरा एंड कौन संभालेगा। क्या पाकिस्तान 2 लेफ्ट आर्मर्स के साथ जाएगा, मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी, या क्या खुरम शहजाद को यहाँ पर जगह मिलती है, आमिर जमाल को मिलती है। फिर आपको पता है हसन अली भी टीम के साथ मौजूद है और फ़हीम अशरफ भी हैं। तो बड़ा एक अपना ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं सकता पता कि पाकिस्तान किसके साथ जाएगा। ऑब्वियसली बाउंसी ट्रैक है, लेकिन पाकिस्तान शायद पहले मैच में अपने एक्सपीरियंस को कैरी यहाँ पर करना चाहे, ज़्यादा चेंजेस ना करना चाहे। एक अच्छी बात थी जो वार्म अप मैच के अंदर एटलीस्ट आपने अपनी बेंच लाइन आपको चेक तो किया कि कम से कम कल को अगर मिडल ऑफ दी टूर्नामेंट खुदा न खास्ता अगर आपका कोई प्लेयर इंजर्ड होता तो आपको पता हो कि लड़का कौन सा हमारा इस वक्त फॉर्म में है, उसको पता है कि कंडीशंस पे कैसे। अच्छा उसामा, आपको लगता है कि नसीम शाह को हसन अली रिप्लेस कर पाएंगे, उनकी कमी हमें फील नहीं होगी? आपको लगता है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट नसीम शाह की, जिस तरह वर्ल्ड कप में हमें उनकी एब्सेंस जो है बहुत ज़्यादा महसूस हुई है, हसन अली रिप्लेस कर सकते हैं नसीम शाह को, हसन अली की फॉर्म को अगर देखकर बात की जाए? नहीं, देखें, हसन अली टोटली डिफरेंट फास्ट बॉलर हैं और नसीम शाह टोटली डिफरेंट फास्ट बॉलर हैं। क्योंकि अगर आप मैं पेस की बैटरी की भी बात करूं तो हसन अली 130s के अंदर टच करते हैं, नसीम शाह को पता है फ्रीक्वेंटली 145 क्लिक को टच करते हैं। तो साथ में इन स्विंग एंड आउट स्विंग उनका डेडली, और आपको कमी महसूस हुई थी वर्ल्ड कप के अंदर। आपको याद हो लोग जहां बात करते हैं ना शाहीन शाह अफरीदी की, कि शाहीन शाह अफरीदी आपका मेन स्ट्राइक फास्ट बॉलर, ऑब्वियसली ही इज़,
लेकिन अगर पूरी टीम को इस वक्त कंपेयर करूं और अगर मुझे पिक करना हो तो मैं नसीम शाह पे जाऊंगा, क्योंकि नसीम शाह की जो लेट इन स्विंग एंड आउट स्विंग है वो डेडली है। आपको याद हो कि आप तो जब शहनशाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, वर्ल्ड T20 के अंदर भी, आई गेस एशिया कप में भी मौजूद नहीं थे, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपका नसीम शाह ने लीड फ्रॉम द फ्रंट अटैक किया था, उसने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था, नहीं आता था, वो एक प्रेशर मेंटेन करके रखता था, क्योंकि क्रिकेट के अंदर हमेशा आपको जेन में रखना पड़ता है फास्ट बॉलिंग। जब आप हंटिंग इंपेयर करते हो तो आपका जो एक एंड है वो विकेट्स लेता है रेगुलर इंटरवल्स पे, दूसरा एंड आपका जो है इकोनॉमी रेट को मेंटेन करके रखते हैं। एक एंड से अगर आप प्रेशर मेंटेन कर रहे हो तो दूसरे एंड से दैट मींस कि वो स्ट्राइक कर रहा होता है विकेट्स को। तो नसीम शाह वो एक रोल प्ले करते थे कि एक एंड से आपका जो प्रेशर है उसको माउंट करते थे, इकोनॉमी रेट को मेंटेन करके रखते थे, दूसरे एंड से शाहीन हो गए या कोई जो दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं वो आपके कंटेन करते थे, उसको विकेट्स लेते थे रेगुलर इंटरवल्स पे। हसन अली बॉलर आपको पता एक्सपीरियंस्ड है, मैंने फिर कहा ना कि बड़ा ट्रिकी है कि पाकिस्तान किस बॉलिंग अटैक से कोई जाता है। हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, हसन अली नसीम शाह को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, उनकी एक अपनी लाइन लेंथ है। अच्छा ये बताइएगा, अबरार अहमद अनफिट हैं, अबरार अहमद के अनफिट होने से हमारी टीम को क्या सफ़र करना पड़ेगा, और अबरार अहमद की रिप्लेस में आप किसको देख रहे हैं? देखिए इस वक्त तो साजिद खान पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, और मुझे नहीं लगता कल का मैच खेलेंगे। ऑब्वियसली फटीक भी होती है, आपको पता ट्रैवल करना वगैरह आसान नहीं है कि जाती आप मैच है खेलो। तो नुमान इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान टीम में, वो लेकिन एक्सपीरियंस कैंपेनर है। फिर इब्रार का यहाँ पर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा एक नुकसान इस सेंस में भी होगा पाकिस्तान को, क्योंकि वो आपको पता है वो स्पिनर हैं जो कि मैजिशियन स्पिनर हैं, जो कि अनऑर्थोडॉक्स हैं, कि उनको पिक करना इतना आसान नहीं होता। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि जितने भी मैचेस उन्होंने अभी तक खेले हैं तो उसके अंदर वो रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेते हुए आए हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना, देखें नेक्स्ट मैच में अगर आप इब्रार को भी इंक्लूड करते हो, ये वो लॉट है जिस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आसान नहीं होती, मैं ये बहुत और दिनों से इसके बात कर अलावा रहा हूँ। हमारे पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं है ना। हाँ। आपको देखें ना, मसला सबसे बड़ा ये कि इस वक्त अगर आपने शान मसूद को भी कप्तान बनाया है तो आप उसको भरोसा करें, बैकअप करें। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, टेस्ट चैंपियनशिप है, और ये वाकई का अपना आपको पता है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जिस वक्त कहा जाता है तो तगड़ा क्राउड भी उनका होता है, हमारा भी बहुत तगड़ा क्राउड होगा। फिर अच्छी बात कल जो मुझे लगी कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी फैंस के लिए बिल्कुल एक अलग डग आउट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर ये नॉन अल्कोहलिक जो डग आउट्स होते हैं वहाँ पर उन्होंने बनाए हुए हैं, ताकि फैंस जो है आराम से उसको एंजॉय भी करें क्रिकेट को। और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ थी मुझे वो लगा कि जो एंथुजियाज्म है, अगर आप चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें, इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़ा सीरियस उसको लिया जा रहा है सीरीज़ को। आप देख लेना कि डर की बात करूं, क्योंकि मैं नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स टीम जो सी है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर इस चीज़ का, लेकिन ऑब्वियसली उनको पता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो तगड़ी है, वो हमारे बैट्समैन को डिस्टर्ब कर सकती है। मैंने इसलिए आपके स्टार्ट में प्रोग्राम में कहा ना कि इट्स गोइंग टू बी अ बॉल वर्सेस बैट गेम। अच्छा, और एक चीज पे तो पूरी दुनिया का कंसेंसस है कि सारी दुनिया ये कहती है जितनी अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान की टीम है, कुछ भी किसी भी लम्हे कर सकती है, तो इजी तो पाकिस्तान को नहीं कोई लेगा। पाकिस्तान खुद अपने आप को इजी ले ले वो अलग बात है। अच्छा अबरार, ये बताइएगा कि हमने ये देखा है कि जब से T20 फॉर्मेट आया है, काउंटीज आई हैं, तो हमारे खिलाड़ियों का वो स्टेमिना वो नहीं रहा है। वनडे मैचेस में भी आपने देखा कि वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि हमारे खिलाड़ी उस स्टेमिना के साथ ज़्यादा देर नहीं कैरी कर सकते थे। ये कितना बड़ा चैलेंज है कि टेस्ट सीरीज़ है, इतनी बड़ी है, और वहाँ पे अपना स्टेमिना मेंटेन करना, इतने स्पेल्स करवाना बॉलर्स के लिए भी, बैट्समैन के लिए भी, उसमें हमने कहाँ तक तैयारी की है? वहाँ से तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं उस फॉर्मेट पे। देखिए ये आपको पता है कि खाली पाकिस्तान टीम नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी टीम्स हैं वो मार खा रही हैं लॉन्गर फॉर्मेट्स के ऊपर, क्योंकि T20 ने इतना ज़्यादा ग्लोबली इसको रिवॉल्व कर दिया हुआ अपने आप को क्रिकेटर्स को कि वो बड़े फॉर्मेट की तरफ नहीं आते। देखें ना आप कितने प्लेयर्स हैं, चाहे वो डिकॉक की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान में कितने प्लेयर्स हैं आपके रिटायर हो चुके हैं पाकिस्तान टीम से कि जी हमें लॉन्गर फॉर्मेट्स ना खेलना पड़े, हम जाके लीग क्रिकेट खेलें। तो लीग क्रिकेट ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस कर रही है। सबसे बड़ा इशू अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप में आपका ठीक है नसीम शाह इंजर्ड जरूर हुए, लेकिन आपका बॉलिंग कंपैरिजन भी क्यों डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि उससे पहले आपके लड़कों ने बहुत ज़्यादा T20 एक्सेसिव खेली थी, आपके लड़कों ने 50 ओवर्स गेम ज़्यादा नहीं खेली थी, लॉन्गर फॉर्मेट्स नहीं खेले थे। आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड कप में आपके लड़के जब सेटल होने लग पड़े, ठीक है बहुत देर हो चुकी थी हमें आते आते, लेकिन आपके लड़के जब सेटल हुए तो ऑब्वियसली आप टूर्नामेंट से उस वक्त ऑलमोस्ट बाहर हो चुके थे टूर्नामेंट से। आपने देखा होगा जाके जब शहीनशाह अफरीदी ने रिदम पकड़ा, हारिस रऊफ ने रिदम पकड़ा, क्योंकि आपको टाइम लगता है सेटल होते हुए। टेस्ट मैच के अंदर अगर आप बात करें तो टेस्ट मैच के अंदर आपको पता है कि आपने 2 इनिंग्स खेलनी है, उसके अलावा आपने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स आप लोगे तो आप टेस्ट मैच के अंदर जिंदा रहते हो। आपने कोई कोटा पूरा नहीं करना कि मैंने 20 ओवर या
10 ओवर का जो उनका कोटा पूरा करके तो अपनी जान छुड़ा लेनी है, आपने विकेट्स लेनी है, आपने तोड़नी है पार्टनरशिप्स। तो उसके अंदर सेटल होते हुए लड़कों को टाइम लगता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप बाउंसी ट्रैक के ऊपर जाते हो ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, वहाँ पर जो फास्ट बॉलर है उसको मज़ा भी आता है बॉल करवाते, क्योंकि जब पिच से उसको सपोर्ट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली फास्ट बॉलर जो है वो जान मारने लग पड़ता है, आपको डिफरेंट फास्ट बॉलर नजर आता है। लेकिन आपने एक और भी चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, मैंने कहा ना कि बड़ा ट्रिकी है कि पाकिस्तान के इस बॉलिंग लाइनअप से यहाँ पर जाएगा कि अगर आप पूरे टूर्नामेंट्स की बात उठा के देखें, इसके बाद आपका न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड सीरीज है, PSL है, वर्ल्ड कप T20 आपके सर पे आ रहा है, तो जो आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे शहीन शाह अफरीदी की आप बात करें स्पेसिफिकली, किस तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट पाकिस्तान टीम करती है वो देखने वाली बात है कि आई डोंट वांट हिम टू कि वो ब्रेक डाउन हो जाए बीच में टूर्नामेंट के। मैं नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे वो हो, लेकिन फिटनेस बाकी मसाइल उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से आप वर्कलोड मैनेजमेंट करते हो। हारिस रऊफ आप देखें ना, वो दस्तबरदार हो गए, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर, मुझे पता है कि मेरी बॉडी फटीग इतना कैरी नहीं कर सकती टेस्ट मैच की, तो मैं नहीं खेलना चाहता। तो ये चीज़ें जो वर्कलोड मैनेजमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपने वर्ल्ड T20 भी खेलना है और अल्लाह ना करे मुझे चाहे PSL भी आ रहा है, मैं PSL फ्रेंचाइजर से भी रिक्वेस्ट ही बार बार करता हूँ कि यार मेन फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह है, ऑब्वियसली उनको प्रैक्टिस भी चाहिए, उनको वापस रिदम में भी आना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन आपको वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप रेगुलर बेसिस पे उसको मैचेस नहीं खिला के परफॉर्म कर सकते, आपको बड़े तरीके से उसको इस टूर्नामेंट के अंदर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि साइकोलॉजिकली कहाँ पर किस तरह हमें अपनी टीम को, हमारी टीम को खुद को हील करना होगा, क्योंकि एक माइंड में, साइकी में एक चीज़ रहती है कि अगर इससे पहले मुसलसल 90s से हम लोग हारते आ रहे हैं, शिकस्तों की एक लंबी लिस्ट है, तो किस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के माइंड में होता है ये कि यार हमने बस एग्रेसिव नहीं डिफेंसिव होके खेलना है, हार जाएं लेकिन ज़्यादा बुरे तरीके से ना हारें, ड्रॉ की जानिब चले जाएं, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी साइकोलॉजिकली मजबूत होना बहुत मैटर करता है। इस एंगल से आप कहाँ रेट करेंगे टीम को हमारी? मैं हमेशा एक अल्फाज यूज़ करता हूँ कि, बल्कि वर्डिंग यूज़ करता हूँ कि जो आपका कप्तान है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है आपकी 23 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज पे। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि आपकी 23 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है। और नेचुरल चीज़ है, अगर आप मैच देख रहे हो तो अगर आपका बॉडी लैंग्वेज क्रिकेटर्स की डाउन है, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस है, तो आप देखो ना जो बाहर बैठा होता है व्यूअर, उसकी बॉडी लैंग्वेज नीचे गिर जाती है कि यार नहीं, अब नहीं लग रहा कि मैच में आएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज आप पॉजिटिव रखें। और स्पेसिफिकली जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल, मैंने कहा ना कि मुझे अच्छा लगा इस दफ़ा पाकिस्तान के, चाहे वो कप्तान की मैं बात करूँ, चाहे शहीन शाह अफरीदी, जब वो प्रेस अपना मीडिया टॉक कर रहे थे तो एक पॉजिटिविटी थी कि उन्होंने कहा नहीं, इस दफ़ा हम हिस्ट्री चेंज करने यहाँ पर हैं। देखें, हमेशा रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, और मेरी ख्वाहिश है कि इस दफ़ा पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्म वहाँ पर करे। अगर आप उस माइंडसेट से जाते हो ना कि आपने फिर जाके वहाँ पर शैलो में रहना, एग्रेसिव नहीं खेलना, तो वो आपको हर्ट करेगा, उनको हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साइकोलॉजिकली बड़ी तगड़ी साइड है, वो एग्रेसिव खेलते हैं, वो माइंडसेट से भी खेलते हैं। अच्छा, आपने तो बिल्कुल अवैस, आपने कप्तानी की भी बात की, कैप्टन पे डिपेंड करता है, तो शान मसूद का एज ए कैप्टन ये पहला डेब्यू होगा, क्या समझते हैं, कैप्टेंसी कितनी मैटर करेगी उनकी? बड़ा इम्तिहान है शान मसूद का खुद भी। देखिए, मैंने बताया ना, शान मसूद की अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है पाकिस्तान टीम को, खास करके प्रैक्टिस मैच के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, अच्छा नजर आया, एग्रेसिव उन्होंने कप्तानी भी की, फिर रन बॉल भी था, फिर 200 प्लस स्कोर भी किया, जब लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसी को कहते हैं। फिर मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कप्तान शान मसूद की कि जब वो डग आउट में वापस आ रहे थे, जब मैच खत्म हुआ था, तो सीनियर कैंपेनर्स थे, उनको उन्होंने कहा कि आप लोग लीड करें फ्रंट से, मैं साथ साथ आपके चलता हूँ। तो ये अच्छी चीज़, टीम बॉन्डिंग आपको नजर आती है। लेकिन दूसरे एंड पे मैंने कहा ना कि एक और भी चीज़ होती है कि आपको ऐसा आवाम, ऐसा क्रिकेट फैन आपको समझना चाहिए कि यार पहला मैच है, खुदा न खास्ता अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप एक मैच पे किसी को जज नहीं करते, ना एक इनिंग्स पे आप किसी को जज करते हो। ऑस्ट्रेलिया टूर है, आसान नहीं होता। आप ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी एशियन टीम का निकाल के देखें तो आसान नहीं कभी भी हुआ, तो आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर सीनियर कैंपेनर बहुत सारे मैचेस खेले, लेकिन ये स्क्वाड जा रहा है वहाँ पर। वर्ल्ड कप तो हमने भूल चुका है, जो भी मामला हुआ, नया दिन है, नया टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच चैंपियनशिप है, पाकिस्तान ने पिछली सीरीज जीती हुई है, तो एक मोराल उनका बूस्ट यहाँ पर हुआ होगा। लेकिन डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट फॉर्मेट है बिल्कुल, और इतना इजी नहीं है। पाकिस्तान को खुद को मनवाना होगा। शान मसूद पर भी बड़ी तवक्कुआत हैं और बड़ा अच्छा अब तक उन्होंने परफॉर्म किया। अल्लाह करे उनकी कैप्टेंसी में हम लोग अपनी ये रवायत बदलें और सीरीज़ जीत कर आएँ। बहुत शुक्रिया अवैस आपका, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, मोराल भी हाई है।
अब डिपेंड करेगा कि ग्राउंड में किस फेस के साथ, किस रिदम के साथ, किस टेम्पो के साथ हम उतरते हैं, और सीरीज़ में बाकी जो भी होगा अल्लाह ताला खैर करेगा। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, अब कुछ ज़रा बात हम करेंगे कराची की सियासत, कराची के हालात जो हैं इनका हमेशा से पाकिस्तान पर असर हुआ है। पाकिस्तान के सियासी जो हालात हैं, कराची के सियासी हालात उन पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और अब जो इस टाइम मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची, उनके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है। इस मौके पर अदम एतमाद लाने का मकसद क्या है? क्या कि ये जो तहरीक है अदम एतमाद की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो कामयाब होगी भी या नहीं? इसी पर बात करेंगे। रहनुमा जमात इस्लामी सैफुद्दीन एडवोकेट साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग सैफुद्दीन साहब। सर, जब आप लोगों की अक्सरियत थी, लेकिन अक्सरियत के बावजूद हमने देखा कि अक्सरियत अकलियत में बदल गई और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची बन गए। आपको वहाँ पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। हालात जो भी थे, उसकी वजूहात जो भी थी, वो आपको और हमें भी मालूम है। तो सर, अब कैसे आप समझते हैं कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे और ये कामयाब हो जाएगा, या आपको लगता है कि इस दफ़ा भी एक एक्सरसाइज होगी, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह ये जो आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब नहीं हो पाएगा? देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब को जिन हालात में लाया गया था, उससे वो हालात बड़े तब्दील हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस ज़माने में, 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जमात इस्लामी और PTI की अक्सरियत जो 193 थी ऐवान के अंदर, और पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की 172 थी, लेकिन 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने PTI के 32 के करीब मेंबर्स ऐसे थे जिनको मुकदमात में मुलविस किया और ऐवान में आने नहीं दिया। उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि उनका मेयर मुंतखब हुआ। मेयर साहब को मुंतखब कराने के लिए कानून में तब्दीली की गई और बहुत सारी जो भी धांधलियाँ वगैरह की गई वो अपनी जगह है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेयर साहब को हम मुंतखब, सही तरह मुंतखब ना मानने के बावजूद उसमें थे कि चलिए सिटी काउंसिल को चलना चाहिए, क्योंकि कराची के मामला वहाँ पर आते हैं, बहस होती है, बजट आता है, सारी चीज़ें। लेकिन हुआ ये बदकिस्मती से कि जो इनकी रविश है, एक धांधली की और एक आमराना रविश, वो उन्होंने बरकरार रखी हुई है। और ऐवान में बजट लेकर नहीं आए, उसको बैक डेट में एडमिनिस्ट्रेटर से पास करा लिया। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ऐवान में लेकर नहीं आ रहे। ऐवान को इस तरह चला रहे हैं कि अक्सर इनकी ज़ाहिर नहीं है, और हमने सोचा था कुछ दिन बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उसके बाद ये कर ये रहे हैं कि चीज लेकर आते हैं ऐवान में, बिला राय शुमारी कराए उसको ऐवान में पेश किया और मंजूरी का ऐलान कर दिया। अभी तो जो आखिरी चीज़ हुई है जिस पर हाफिज नईम उर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा, वो ये कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक के बिलों के साथ एक MUCT के नाम से एक बिल है, कराची के शहरियों पर टैक्स है, उसको वसूल करने का ऐलान किया है। हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं कि के इलेक्ट्रिक जो खुद लोगों का नादहिंदा है, जो मुख्तलिफ इदारों का नादहिंदा है, कराची वालों के साथ जुल्म और सितम इसने बरकरार रखा हुआ है और ओवर बिलिंग करता है, उसके बिल के अंदर मजीद किसी टैक्स को लगाकर कराची के लोगों पर मजीद बोझ डाला जाए। वो उन्होंने वादा किया था कि इस बिल को नहीं लाएंगे। हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अचानक उस बिल को लेकर आ गए। ठीक। अच्छा सैफुद्दीन साहब, आपकी बातें बिल्कुल अपनी जगह जायज़ हैं, लेकिन सर सवाल ये है, अब क्या हालात का ऐसा डिफरेंस है कि आपको लगता है कि अब अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं वो कामयाबी से हमकिनार होगा, या आप समझते हैं कि ये एक एक्सरसाइज होगी, जमात इस्लामी जो है बस अपना एक हिस्सा डालेगी, अपना हक अदा करेगी, कामयाब हो या ना हो, या आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप लेकर आते हैं वो कामयाब होगा और मुर्तज़ा वहाब साहब को घर जाना पड़ेगा? अच्छा देखिए, जो इसके लिए नंबर्स चाहिए वो नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे हैं, हम आराम से ला सकते हैं। 192 जो हमारे पास उस वक्त थे उसकी तकरीबन उतनी ही तादाद इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और इसमें हम बाकी जो लोग हैं उनसे भी राब्ते कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई लाएहमल बना लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के लोग जो उनके साथ मुस्तकिल लगे हुए थे, उम्मीद ये है कि अब वो भी समझ चुके हैं हालात को, तो हालात तो पूरे हैं और इस पर सलाह मशवरा जारी है, और जैसे ही इस पर हम नतीजे पहुंचते हैं कि अब वक्त आ गया है, इसको नो कॉन्फिडेंस को ले आना चाहिए,
तो इंशाल्लाह हम लेकर आ लेकिन जाएंगे। सैफुद्दीन साहब, नंबर गेम तो उस वक्त भी पूरी थी आपकी और सबको बड़ा तयक्कुन था इस बात का कि हाफिज नईम साहब मेयर बनेंगे। फिर आपको पता है कि कराची और सिंध की सियासत किस तरीके से वफादारियां बदलती हैं जब आपके ज़ाती मफादात आड़े आते हैं, जब लालच होती है, धौंस धमकियाँ होती हैं, तो वफादारियाँ भी बदल दी जाती हैं। मैंने बताया ना जी, ये हालात में एक बड़ी तब्दीली वाकई ये हुई कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो मेरे ख्याल में मुल्क की करप्ट तरीन हुकूमत थी वो जा चुकी है, और जिस तरीके से उसने 9 मई के वाक़यात को इस्तेमाल किया और शायद कुछ आशीर्वाद भी इधर उधर की हासिल हो, उस बुनियाद पर उन्होंने वो सारा काम सर अंजाम दे लिया था। लेकिन अब पीपल्स पार्टी से जो काम लेना था जिन लोगों को, वो काम भी निकल चुका है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी जा तो चुकी है। सैफुद्दीन साहब, अब ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों ने उनसे काम लेना था काम निकल चुका है, अब उन लोगों ने आपसे काम लेना है, अब उन लोगों की आशीर्वाद से ही आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, या वाकई में अवामी इश्यूज को सामने रखते हुए आपने लाने का फैसला किया है? नहीं, देखिए, जिन लोगों ने उनसे काम लिया और हमसे अगर वो काम लेना चाहते और लेते, लेकिन क्योंकि जमात इस्लामी की ये रविश कभी रही नहीं है कि किसी की अलायकार बने और किसी का खेल खेले, तो ये तो हमने नहीं किया। लेकिन चूंकि मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के जो 15 साल से यहाँ पर हुक्मरान है और कराची को बदतरीन सूरत हाल से इन्होंने दुचार रखा हुआ है। फिर मुर्तज़ा वहाब साहब खुद 1 साल एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई, इस सब के नतीजे में हम इस पर पहुंचे हैं। वैसे हमने तो तय ही किया था। यानी कि सर, हम ये समझें कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोग लेकर आ रहे हैं, ये खालिसतन आवाम के हकूक़ की तर्जमानी के लिए, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए लेकर आ रहे हैं। आपको किसी किस्म की कोई आशीर्वाद, किसी की कोई थपकी वगैरह शामिल नहीं है इसमें? नहीं, 100%। देखिए, हम तो 5 साल से कराची में, हम तो कराची की तहरीक चलाए हुए हैं, ये इस वक्त का मसला नहीं है। और ये जो नो कॉन्फिडेंस की बात है, कराची में बल्दियाती इंतखाबात में बावजूद इसके कि बदतरीन धांधली हुई और ये नजर आ रहा था, लेकिन हमने इसका एक पार्ट समझते हुए हिस्सा लिया कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए हमें बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए, और यही सूरत हाल इस वक्त भी है। हाफिज नईम रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेटस से बहुत बुलंद है कि उनको कराची की मेयरशिप चाहिए हो। ये मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि कराची के जो मसाइल मेयर हल कर सकता है उसकी 9 से तवक्का है। 9 ने पहले हल किए, पूरी सिंध हुकूमत इनकी थी, एडमिनिस्ट्रेटर इनके थे, लेकिन उसके बावजूद ये कोई मसला हल नहीं कर सके। तो अब ये जरूरी है। ठीक है सर, ये बिल्कुल हो गया, बात ठीक हो गई। सैफुद्दीन साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए नंबर गेम बहुत मैटर करते हैं। जो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं, क्या आपकी उनसे बात हुई है? क्या वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो उसमें वो जमात इस्लामी का साथ देंगे? आपकी कोई मुलाकातें हुई हो या आपने उन लोगों को कन्विंस किया हो? आखिर किसी ना किसी बुनियाद पर ही आप लोगों ने सोचा है ना तहरीक अदम एतमाद लाने का? देखिए, इसकी बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में तफसील बताना तो मुनासिब नहीं होता कि किस किस से क्या क्या बात हुई है, लेकिन जाहिर है कि राब्ते तो होते हैं, इसमें तो कोई बुरी बात भी नहीं है। नहीं, जब हाफिज नईम साहब ने ये ऐलान किया है, और बड़ी सादा सी बात है। देखिए, मैं आपको भी बताऊं कि इस वक्त ऐवान में जो अक्सरियत होती है वो भी हमारी होती है। मैं आपको बता दूं, ये इसकी काउंटिंग नहीं कराते। हाफिज नईम साहब ने इस दफा भी ये उनसे कहा, मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से, कि भाई जो ये आप लेकर आ रहे हैं करारदादे वगैरह, इस पर काउंटिंग कराइए। अक्सरियत तो इस वक्त हमारी है ऐवान के अंदर, और उस वक्त हकीकत में जमात इस्लामी ही और उसके इत्तेहादियों की अक्सरियत थी, क्योंकि जो भी बिल वो लेकर आ रहे थे उस पर वो हाथ उठाने वाले पूरे लोग नहीं थे। लेकिन वो काउंटिंग कराए बगैर एक सेकंड के अंदर की जनाब आई और कसरत राय से उसके पास होने का ऐलान कर दिया। तो सूरत हाल के हवाले से मेरे ख्याल में खासी हम पुरएतमाद हैं और अच्छी सूरत हाल है। सिर्फ वक्त का इंतजार है, और जैसे ही मुनासिब वक्त हम समझेंगे। चलिए सैफुद्दीन साहब, सर लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली हमने ये एज्यूम कर लिया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब हो गई है, तो सर फिर व्हाट नेक्स्ट? अगला स्टेप क्या होगा? आपका मेयर आ जाएगा, हाफिज नईम रहमान साहब मेयर बन जाएंगे, फिर क्या होगा? अगली स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? देखिए, मारूदी सूरत हाल तो यही है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम फौरी तौर पर ले आते हैं तो हाफिज नईम रहमान साहब भी हमारे कैंडिडेट हैं और वही कराची के मेयर बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कराची के मेयर बनेंगे तो आपको मेरे ख्याल में दिनों में कराची में तब्दीली नजर आनी शुरू होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी कराची की, एक गटर के ढकने नहीं लगे हुए, और आप हर कुछ दिन बाद किसी न किसी बच्चे के मरने का गटर में गिरकर वाकया सुनते होंगे।
खुद जो डिप्टी मेयर साहब हैं उनकी अपने हल्का इंतखाब में अपनी यूनियन कमेटी के अंदर 2 बच्चे अब तक गिरकर मर चुके हैं, आप सोचिए। लेकिन उसके बावजूद जो बल्दिया पूरे शहर के गटर के ढकने में लगवा सके, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है करने का। बिल्कुल सही है सर। कराची वालों की तो हमें तो खुद हालत पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठ के तरस आता है, रहम आता है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, वहाँ पर तावान मांगे जा रहे हैं, मैन होल्स खुले हैं, मासूम बच्चे गटरों में गिर जाते हैं, फिर क्राइम की इतनी बुरी सूरत हाल है। अल्लाह करे आप लोग जो हैं इस मामले पर अगर मुखलिस हैं तो आपकी भी बारी आनी चाहिए है, और इससे पहले भी आप लोगों ने सर्व किया है। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन एडवोकेट साहब आपके वक्त का। लेकिन जो भी हो हालात जो है ना, कराची वालों के अब इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, 70% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है, लेकिन कराची के साथ जो कुछ सौतेलों वाला सलूक किया जाता है, मैनिफेस्टो में, पैकेजेस में, तमाम सियासी जमातों के मंशूर के अंदर कराची सरे फहरिस्त होता है। लेकिन जैसे ही ये पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में आती हैं, MKM हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, कराची वालों को लावारिस छोड़ दिया जाता है, जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। हालत नहीं बदलती है, खुद इन सियासतदानों की हालत बदल जाती है, बल्कि कराची की हालत बदली है, वो ये बदली है कि पहले से भी ज़्यादा बदतर हुई है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, मुलाकात आपसे होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि इन चंद दिनों में हमने ये नोट किया है कि ख़वातीन के अंदर बिलखसूस और बिलअमूम नौजवानों के अंदर जो तंबाकू नोशी है, सिगरेट नोशी है, जो एडिक्शन है, तब से जो है ना ये उसका रुझान बढ़ने लगा है। और उसमें हम ये देखते हैं कि फिर ज़्यादा जो सर्वे सामने आए हैं उनमें यही है कि ऐसी ख़वातीन जो कि तंबाकू नोशी की हामिल हैं, जो तंबाकू नोशी में इसमें वो होती हैं, तो उनको ज़्यादातर डिप्रेशन का सामना होता है। डिप्रेशन के अलावा उनको इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, इसीलिए उनके अंदर तंबाकू नोशी का ये मनशियात का फ़रोग पाया जाता है। इंतहाई अलार्मिंग ये चीज़ है। इस पर बाकायदा नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे, और अब से कुछ देर के बाद अपने अगले सेगमेंट में हम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ख़वातीन डिप्रेस क्यों हैं, जो तलाक की रेशियो है वो क्यों बढ़ रही है, जिसकी वजह से दीगर सारी बीमारियां हैं। ये मनशियात की बीमारी डायरेक्ट इंटरलिंक्ड है आपकी डिप्रेशन के साथ, इन हालात के साथ। लेकिन अभी जो आपसे हम बात करने लगे हैं, पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे आवाम ने दहशतगर्दी की इस जंग में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, और हमने देखा कि इन कुर्बानियों के समर के बायस पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। लेकिन ये भी हमने देखा है कि जब जब पाकिस्तान में अमन कायम होता है तो दुश्मन को एक आंख ये पाकिस्तान का अमन नहीं भाता है। हमेशा से दुश्मन शब खून मारता है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी मज़मूम साजिशों में मसरूफ़ रहता है। कुलभूषण यादव, आपको याद होगा कि जिस तरीके से हमारी एजेंसीज़ ने उसका भारत का खुफिया नेटवर्क बेनकाब किया था, किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के भारत ओछे हथकंडे करता रहा है। अब एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के अमन को ताराज किया गया है, पाकिस्तान के अमन को धचका पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी ज़िला डेरा इस्माइल खान में एक चेक पोस्ट पर हमले में 23 हमारे जवान शहीद हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इससे महज 10 रोज़ कबल भी 2 दिसंबर को शुमाली इलाका जाद में चिल्लास के मुकाम पर एक अवामी बस पर फायरिंग की गई थी, जिसमें कम अज़ कम 8 अफराद शहीद हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि मुसलसल दहशतगर्दी की लपेट में रहा है। दहशतगर्दों ने शमाली वज़ीरिस्तान में 201 जबकि ज़िला खैबर में 169 हमले किए हैं। 2 साल में दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है, जबकि तालिबान की हुकूमत के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में 2867 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया है। रवा बरस हमारे 300 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। तो जनाब, ये है पाकिस्तान के अमन की कीमत जो हमारे इन पुलिस फोर्सेस ने, हमारे इन आर्मी के अफसरान ने अपने खून की आबियारी से चुकाई है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम लोग जब रात को चैन की नींद सोते हैं तो हमारे ये जवान हैं जो अपने खून से इस चमन की आबियारी करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। और दहशतगर्दी में जो हालिया इजाफा हुआ है, हमने जिस तरह पहले भी कहा कि ऑपरेशन ज़रबेअज़्ज़ हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, इस सब के बावजूद हमने देखा कि अमन तो कायम हुआ, लेकिन जैसे ही अमन कायम होने लगता है तो एक दफ़ा फिर से दुश्मन जो है हरकत में आता है
और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी मज़मूम साजिशें घड़ना शुरू कर देता है। अब ये जो फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, यकीनन इन शोहदा की कुर्बानियों का समर है कि हम लोग अपने घरों में चैन से बैठे हैं, लेकिन एक बहुत भारी कीमत हमें चुकानी पड़ी है। हमारी 80,000 से ज़्यादा आवाम ने, आम शहरियों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी हैं, अपने खून का नजराना पेश किया है। तो ये जो हालिया इजाफे हैं इंतहाई अलार्मिंग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो इदारे हैं वो चौकन्ना हैं, वो सरगर्म अमल हैं, दहशतगर्दों के कला कमा करने में मसरूफ़ हैं। बट आए रोज़ ऐसे वाक़यात का होना अपनी जगह बहुत से सवालात को जन्म भी देता है। बाइसे तशवीश हैं कि आखिर कब तक एक जो आम शहरी है वो ये सवाल करने में हक बजानिब है, आखिर कब तक हम अपने इन फ़ौजी जवानों का इस तरह इनके जनाजे उठाते रहेंगे, इनके खूनों को इनकी कुर्बानियाँ होती रहेंगी। ज़ाहिरी बात है ये खून रायगा नहीं जाता है, बट फिर भी पाकिस्तान के अंदर हमेशा से हमने देखा है कि यहाँ के जो दुश्मन हैं, अंदरूनी दुश्मन तो हैं ही हैं, फिर बैरूनी साजिशें हैं। पाकिस्तान को बैक वक्त बहुत से महाज़ों का सामना है, बहुत से महाज़ों पर पाकिस्तान निबर्दाज़मा है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें कोई शक नहीं है कि चौकन्ना है, हर वक्त वो तैयार रहती हैं। और बड़े बड़े दहशतगर्दाना हमले हमारे इन फ़ौजी जवानों ने अपनी जानों पर खेलकर रोके हैं, वरना दुश्मन के जो इरादे थे वो तो इंतहाई ख़तरनाक थे। लेकिन इसके बावजूद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने खून का नजराना देकर दुश्मन के इन मज़मूम मकासद में उनको कामयाब होने नहीं दिया है। हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारी जितने भी हमारे फ़ौजी जवान हैं, आया कि वो फ़ौज के जवान हों, वो पुलिस के शोहदा हों, इनकी कुर्बानियाँ रंग लाएँ। और यकीनन पाकिस्तान अगर आज भी इन सब के बावजूद पूरी आबो ताब के साथ खड़ा है तो इसमें इन्हीं हमारे फ़ौजी जवानों का किरदार है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने अपने फ़ौजियों को, अपने शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। अब ज़रा अपने सेगमेंट की जानिब आते हैं। नाज़रीन, विटामिन्स का हम अक्सर नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये विटामिन्स हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं? ख़वातीन में ख़ास तौर पे विटामिन्स की बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने में आती है। विटामिन डी की कमी होती है। हम लोग देखते हैं कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ तो नहीं है, हम लोग इतने ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं कि हमें काम करते हुए भी जो है ना बड़ी मुश्किलात होती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि विटामिन डी की कमी है, किसी को विटामिन सी की कमी होती है। आखिर ये विटामिन्स की कमी होती क्या है और इनको कैसे हील किया जाता है? सारा फ़ारूकी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सारा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सारा साहिबा, ये बताइएगा ये विटामिन्स की कमी होती कैसे है? अक्सर हम इनकी बातें सुनते हैं कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, और इस कमी को हील कैसे किया जा सकता है? कितने ज़रूरी हैं विटामिन्स हमारी सेहत में बेहतरी के लिए? जी, विटामिन्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस तरह से, क्योंकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जिस तरह से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं, जिनका बॉडी में जिसे कहते हैं कि बहुत ही अहम मिकदार, मतलब अहम जो है आपका वो है काम है। उसमें ये है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स की रेगुलेशन से लेके, मेटाबॉलिज्म से लेके, बॉडी में एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी, दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कितनी होगी, और दूसरे बॉडी फंक्शंस जैसे कि ब्रेन की फंक्शनिंग, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग, ये सारी जो हैं आपके विटामिन से कनेक्टेड है। तो अगर आप विटामिन्स का इंटेक प्रॉपर नहीं करें, आप वैसे देखें तो इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में एक दिन में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसी किस तरह से हो रही है? उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो फूड इंटेक है वो अब उस तरह से ऑर्गेनिक नहीं रहा। जैसे आप देखेंगे कि पहले ज़माने में या हमारे जो दादा परदादा हैं उनकी सेहत भी हमसे ज़्यादा बेहतर है। वो किस तरह से? क्योंकि उनकी डाइट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक थी, और हमारी डाइट में वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ही नहीं। हम लोग ज़्यादा प्रोसेस चीज़ों का इंटेक करते हैं। आप दूध से लेके, आप वेजिटेबल से लेके, किसी भी चीज़ का नाम ले हम लोग यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक तो कोई चीज़ है नहीं है, बेकरी आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। क्योंकि हम लोग अब देखिए ना, डेली बेसिस पे आप नाश्ते से लेके डिनर में आप जितनी भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं उनमें आप कितनी वेजिटेबल्स का इंटेक कर लेते हैं या कितने फ्रूट्स का इंटेक कर लेते हैं। हम लोग इतना नहीं खाते हैं, और इससे फिर डेफिशिएंसी उस वक्त आपको नहीं पता चलेगा, स्टार्ट में नहीं आइडिया होता, लेकिन कुछ अरसे के बाद बॉडी साइंस सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है। तब आपको पता चलता है कि अच्छा सीवियर डेफिशिएंसी हो चुकी है। स्टार्ट में यू आर ऑलरेडी डेफिशिएंट, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता कि आपको डेफिशिएंसी है या नहीं, अनलेस कि आप जाके खुद ही अपना टेस्ट ना करवा लें। तो अच्छा सारा, कौन सा विटामिन ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है हमारी सेहत के लिए, और इन जैसे विटामिन डी है, विटामिन सी है,
फ्रूट्स कौन से अगर जी, हम जी। इस सीज़न की बात करें, आपको पता है सर्दियां हैं, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी को कैसे हम जी, लोग जी। फलों और सब्जियों के ज़रिए पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अगर आप 2 टू 3 सर्विंग भी फ्रूट्स की ले रहे हैं या फ्रूट सैलेड भी बना के ले रहे हैं ना, अब देखिए बात ये है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, इस सीज़न में भी जो फ्रूट्स आए हुए हैं, हर फ्रूट का एक सेपरेट बेनिफिट है। हर फ्रूट में डिफरेंट किस्म के जो है विटामिन और मिनरल्स आपको मिलते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक फ्रूट लेने से आपको सारे के सारे विटामिन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप वैरायटी रखें अपनी पूरी डाइट के अंदर, सैलेड बना के घर में रखें, जब भी आपको भूख लग रही है आप स्नैक के तौर पे उसमें ले सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे जो है आपको विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं। अब विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर, एक तो हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन हैं विटामिन ए, डी, ई, के। ये इंपॉर्टेंट विटामिन हैं इस तरह से कि ये फैट्स की मौजूदगी में ही बॉडी में इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, और ये एट द सेम टाइम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आई साइट, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, और आपकी बॉडी में जैसे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी फंक्शनिंग कहाँ से, और दूसरा खास तौर पे वूंड हीलिंग के लिए जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, विटामिन के फॉर एग्जांपल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वूंड हीलिंग। जैसे अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो जो ऊपर से जो कवरिंग आ जाती है स्किन के, वो जो कवर आ जाता है किस तरह से आता है, वो इन्हीं विटामिन की वजह से आता है, और इसके साथ कुछ प्रोटीन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके जो है, हालांकि देखा जाए तो फंक्शंस आप काउंट करते जाए तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। थिंग इज़ कि आपने इनको डाइट में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले तो ये है कि एक तो फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखें, दूसरा फिर आपका आ जाता है वेजिटेबल्स का इंटेक। वेजिटेबल्स को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कई लोगों को नहीं समझ आता। सोचते हैं कि अगर हम सालन की फॉर्म में इसको रखेंगे तो हमारी वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट एक दिन की पूरी हो जाती है, हालांकि उससे नहीं होती है। सालन में जो आप वेजिटेबल्स पका लेते हैं उनमें जो विटामिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जो जितनी क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा सैलड की फॉर्म में लाजमी रखें। सैलड इस तरह से कि आपने लंच में, डिनर में जो है लाजमी अपना सैलड का बोल रखना है, चाहे आप रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, आपने साथ में सैलेड का बोल लाजमी रखना है। मिक्स सैलेड रखना है ताकि मैक्सिमम विटामिन जो है वहाँ से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। फिर आ जाते हैं आपके पास सीड्स हैं, नट्स हैं। आजकल जैसे मौसम है, डिफरेंट नट्स हैं, कोशिश करें कि हैंडफुल ऑफ नट्स डेली बेसिस पे उनका इंटेक करें। ओके। अब हैंडफुल ऑफ नट्स में आपके पास जितने भी वॉलनट्स, आलमंड्स जो भी आ जाते हैं, अगर आप उनका इंटेक करेंगे तो उससे ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है एक दिन की, एक तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। हैंडफुल में आपके लिए वो इनफ है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा असल में हमसे जो मिस्टेक होती है वो ये है कि हम नट्स का इंटेक करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं एक ही टाइम पे। आप देखेंगे कि एक हैंडफुल पीनट्स का नट्स ये पे हम दूसरे गुजारा नहीं करते हैं, जेबें हम लोगों ने अपनी पॉकेट्स भरी होती हैं, वो तो हम ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं हम और 2-2 3-3 दफ़ा दिन में ये हमारी प्रैक्टिस होती है। बैलेंस तो हमारी किसी चीज़ में है नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें अब मैग्नीशियम भी है और उसमें दूसरे विटामिन भी हैं, विटामिन ए भी है। थिंग इज कि वो सारे विटामिन आपको उस हैंडफुल से जो है जितना इनफ आपको एक दिन के लिए चाहिए वो मिल जाता है। और उसके अलावा भी उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं, जो कि लाजमी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो ये आप नट्स जो है 1 हैंडफुल इज़ इनफ फॉर यू। अगर आप ज़्यादा इंटेक करेंगे ना एक दिन में, अगर आप ज़्यादा भी क्वांटिटी में इंटेक करें, आप ये देखें कि खासतौर पर विंटर्स में लोगों का वेट गेन इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नट्स को लेके भी हमारा इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम नट्स भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इंटेक उसका करते हैं कि जो उसमें फैट्स है वो भी हमारी बॉडी में जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। फिर आगे वही इश्यूज जो हैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। अच्छा सारा, ये तो आपने बताया नट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का बताया कि यहाँ से हम अपनी इंटेक कर सकते हैं, विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ विटामिन्स के कैप्सूल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये इस डेटा रोके कि यही ठीक है, अगर ये भी हम यूज़ करें तो ये भी हमारी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, इनको कोई हार्मफुल नहीं है हमारी हेल्थ के लिए ये कैप्सूल्स? सप्लीमेंट्स हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही इंटेक करना चाहिए, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वी आर ऑल डेफिशिएंट इन सम काइंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स या विटामिन्स की हमें डेफिशिएंसी लाजमी होती है। एट सम पॉइंट के भी 20s के बाद या फिर मिड 30s में आपको यू आर डेफिशिएंट इन सम न्यूट्रिएंट। तो इसलिए कोशिश करें कि मल्टी वाइटामिन हम टेम्प्रेरी तौर पे आप ले सकते हैं। मल्टी वाइटामिन में ये है कि वो सारे के सारे वाइटामिन जो हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप कुछ अरसे के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसको इस तरह से पार्ट ऑफ लाइफ बना लें कि डेली बेसिस पे बस वही खा रहे हैं और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप छोड़ दें खाना। क्योंकि सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इट्स एडेड टू योर डाइट, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं होती डाइट की। हाँ, ये कभी तो भी यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था सारा, कि ये कभी भी सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता ना हमारी डाइट का? नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता।
बिल्कुल भी नहीं हो सकता और डिपेंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि है तो वो सिंथेटिक प्रोडक्ट ही, सिंथेटिकली ही वो बिल्कुल। प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेचुरली आपकी बॉडी जितनी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर सकती है फूड से, वो उस तरह से वहाँ से नहीं कर सकती। और दूसरा ये है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स पे आप कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, वरना यही है कि बॉडी कम्प्लीटली आपकी सिंथेटिक प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाती है और पूरा पूरा साल आप सप्लीमेंट्स का इंटेक नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फिर उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते अच्छा, हैं। हमारा तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जी बोले बोले सारा, हमारा नहीं, फिर please दूसरा हमारा दूसरा फिर मसला ये है कि हर दूसरे शख्स को विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी हमें बहुत ज़्यादा आयरन की फील होती है। हम लोग अगर जी। आपको पता है कि आउटडोर काम तो वैसे नहीं रहा, गैजेट्स का ज़माना है, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ तो हमारी है नहीं है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, नकाहत होती है, नींद आती है, तो ये सारी तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही हमें ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं ना। तो इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, मैं इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि बहुत सारे विटामिन्स इस तरह के हैं कि उनकी डेफिशिएंसी की वजह से सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप लेथार्जिक हो रहे हैं, आपको वीकनेस हो रही है या चक्कर आ रहा है, तो मोस्टली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, B12 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, B6 की डेफिशिएंसी भी से भी हो सकता है। तो टेस्ट करा लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये अपनी डाइट में चीज़ें ये ऐड करनी है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ही ये आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है, बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको लाजमी अपनी डाइट में आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा रहे, वैसे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्ली मॉर्निंग बाहर ज़रूर जाना चाहिए, सनलाइट की वजह से जो विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो फ़िश की फॉर्म में या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की फॉर्म में या जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है उसकी फॉर्म में जो है विटामिन डी इंक्लूड किया जा सकता है। और इसके अलावा कैल्शियम भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आयरन की बात है, आयरन अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं या जो अर्ली एज में ख़वातीन हैं, उनमें ख़ास तौर पे जो है इसकी डेफिशिएंसी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। एनीमिक आपको लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ही बेसिकली है, क्योंकि हमारी डाइट में वो तमाम चीज़ें नहीं होती। टीनेजर्स को भी अगर आप देखें बहुत अर्ली एज में ही उनमें डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। रीज़न बीइंग के घर का खाना नहीं खा रहे हैं, ज़्यादातर कैफ़ेज़ कैंटीन्स में जाके वो समोसे पकौड़े और इस तरह की चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करते हैं या बाहर की चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करते हैं, घर का खाना इतना प्रॉपर्ली नहीं खाते, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ज़्यादा उनका इंटेक नहीं है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं है जिसके अंदर आयरन मौजूद है बेसिकली। और उसके अलावा आपके जो जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं, फ़िश है, मटन है, चिकन है, इनके अंदर आयरन मौजूद है, तो उसका भी इंटेक जो है इतना प्रॉपर नहीं है। तो अर्ली एज में जो एनीमिया उनको हो जाता है, फिर आगे उनकी लाइफ में वो चीज़ कंटिन्यूड रहती है, क्योंकि आगे भी उनकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं हो रही है या स्टेबल नहीं हो रही है तो वो कॉन्स्टेंटली वो एनीमिक ही रहते हैं आगे भी जाके, और फिर और सिवियर कंडीशंस जो हैं होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होती बॉडी में आयरन के बगैर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आयरन को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर आप डेफिशिएंट हैं तो लाजमी सप्लीमेंट भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में, लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपने आयरन लेना किस तरह से है, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है जब आप उसके साथ विटामिन सी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके। विटामिन सी जो है, विटामिन सी आपके जैसे ऑरेंज जूस है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं या आपके जो बेल पेपर है इसके अंदर मौजूद है, अगर आप साथ में इंक्लूड करते हैं किसी भी आयरन रिलेटेड फूड को, अब जैसे अगर आप रोस्ट भी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें या साथ में ऑरेंज जूस ले लें, तो उससे ये है कि उस फूड के अंदर जो आयरन मौजूद है वो जल्दी उसकी एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन सारा तो ये भी तो उसकी होता है ना कि हम लोग ज़्यादा आजकल जूसेस पे जाते हैं, यानी कि पूरा ऑरेंज नहीं खाना, ऑरेंज जूस पे जाना है, इसी तरह अनार का जूस पी लेना है। तो ये जो जूसेस हैं, ये अगर इसकी निस्बत हम बाकायदा फ्रूट इनटेक करें तो वो ज़्यादा कहा यह जाता है कि जूसेस से जो विटामिन्स होते हैं हमारे या जो आयरन होता है तो वो थोड़ा सा ज़रा उसमें वो जान नहीं रहती है। तो ठीक है, अगर जूसेस की फॉर्म में भी हम इनटेक कर रहे हैं तो करना चाहिए है। बिल्कुल करना चाहिए। आप नहीं, जूसेस आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप वंस इन अ डे लेना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट ना रहें। मेरा रिकमेंडेशन या जितनी भी डाइटिशियंस यही रिकमेंड करते हैं कि आपने लाजमी पूरा फ्रूट लें, क्योंकि फ्रूट के अंदर से जो है आपको विटामिन्स मिनरल्स भी मिलेंगे, एट द सेम टाइम फाइबर भी मिल रहा होता है। और उससे ये है कि आपका एक तो ब्लड शुगर भी स्टेबलाइज रहता है, क्योंकि आप देखें जो सेब है या कोई और फ्रूट है, इनमें शुगर की क्वांटिटी ज़रा कॉन्सेंट्रेटेड होती है अगर आप सिर्फ जूस की फॉर्म में इसको लेंगे। तो कोशिश
करें कि एज अ फ्रूट अगर आप होल लेते हैं ना तो उससे फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलती है, आपको ज़्यादा देर तक आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है और फाइबर के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो लाजमी एज अ होल फ्रूट लें और साथ में ये कि कैलोरीज भी कंट्रोल रहती हैं। आप देखें, आप एक दिन में अगर आप एक टाइम पे खा रहे हैं तो आप 1 सेब खा लेंगे, मैक्सिमम 2 सेब खा लेंगे, लेकिन अगर आप जूस की फॉर्म में लेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है आपको 1 गिलास भरने के लिए भी ज़्यादा फ्रूट्स का मतलब ऐड ऑन आपको करने हाँ, पड़ेंगे, आपकी ज़्यादा कैलोरीज सेब भी आपको ऐसे ऐड करने बैलेंस पड़ेंगे। रहती हैं। बहुत शुक्रिया, कैलोरीज, हाँ बहुत जी, शुक्रिया, कैलोरीज। बहुत शुक्रिया सारा, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने डिफाइन किया है। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स जिन्होंने हमें सुना है वो इन चीज़ों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, इस पर अमल भी करेंगे। सेहत सबसे पहले है, जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसे नहीं कहा गया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को जो हम निगलेक्ट करते हैं, हम थोड़ा सा अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो फिर ये जो चीज़ें हैं, ये जो आयरन की डेफिशिएंसी है, ये जो हेल्थ के इश्यूज़ हमें आ रहे हैं, ये सब ठीक हो सकते हैं और हम अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, अपने सेगमेंट के शुरू करने से पहले ये जो मेरे सामने आप 3 टिश्यू बॉक्स देख रहे हैं रोज़ पेटल के, हम तो क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, रोज़ पेटल हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व इसलिए बन चुका है क्योंकि हमने मेकअप करना होता है और मेकअप जब रिमूव करते हैं, बाकी अगर आप टिश्यू यूज़ करते हैं उससे हमारा जो फेस है उसमें इचिंग भी होती है, रैशेस भी आते हैं और वो टिश्यूज़ बड़े अजीबो गरीब से होते हैं। ये ब्रांड गुज़िश्ता 40 साल से कायम है। रोज़ पेटल की अगर 2-3 अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये एक तो ब्रांड 40 साल से कायम है और मैचलेस है। हर लिहाज से ये टिश्यू जो है अपने आप को मनवा रहा है, 40 साल से पहले नंबर पे मौजूद है। इसके अलावा जो इसकी फ्रेगरेंस है, अब डिफरेंट वेराइटीज़ निकाली हैं। किसी भी ब्रांड की कामयाबी यही होती है कि उसके अंदर क्वालिटी का भी ख्याल रखा जाता है और क्वांटिटी को भी फोकस किया जाता है। तो रोज़ पेटल को ये इसकी इंडिविजुअलिटी है कि ये क्वालिटी के लिहाज से भी नंबर 1 है और क्वांटिटी के लिहाज से भी नंबर 1 है। फ्रेगरेंस इसके टिश्यूज़ की इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसे लगता है जैसे कोई परफ्यूम आपने इस पर लगाया हुआ है। इसके अलावा डिफरेंट पॉपअप्स इसने मुतारिफ करवाए हैं, डिफरेंट इसकी काइंड्स हैं। एक एसेंशियल पैक है इसका, उसके अलावा ओकेजन पैक भी है, परफ्यूम पैक भी है, मल्टी कलर भी है कि सिर्फ ये आपके स्वेटिंग या आपके अपने मेकअप रिमूव करने में मदद नहीं देता है, आपके मूड को अच्छा करने में रोज़ पेटल का बहुत अहम किरदार होता है। इसकी फ्रेगरेंस किसी परफ्यूम से कम नहीं है। फिर इसके पैक्स, अच्छा फिर हमने क्वांटिटी की बात की है, सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी है, इससे पहले इसकी पैकेजिंग तो खूबसूरत इन्होंने बनाई है, जितनी दिलकश इसकी पैकेजिंग है। पहले सिर्फ एक पैक में 100 टिश्यूज़ होते थे, तो उसमें भी इन्होंने मज़ीद 50 टिश्यूज़ का एडिशन किया है। 150 टिश्यूज़ एक पैक में होते हैं। बाकी आप अगर टिश्यूज़ यूज़ करेंगे, उनकी क्वांटिटी भी इसके लेवल की नहीं है और क्वालिटी में तो वैसे ही दूर दूर तक रोज़ पेटल के वो करीब नहीं आते हैं। तो हर लिहाज से हमारी रिकमेंडेशन भी आपसे ये है कि रोज़ पेटल इसको अपनी डेली की रूटीन का हिस्सा बनाएं। हर लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त रिकमेंडेड है, बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ये भी हम लोग भी यही यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये ब्रांड 40 साल से कायम नहीं है, गुज़िश्ता 40 साल से रोज़ पेटल ने अपने आप को मनवाया है। उसकी वजह यही है कि इनोवेशंस लेकर आता है। पैकेजिंग की वेरिएशन है, इसकी वैरायटी की वेरिएशन है, क्वालिटी की वेरिएशन है, क्वांटिटी की वेरिएशन है। तो ये ही वो तमाम तर चीज़ें हैं जो किसी ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होती हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत के हवाले से अपने आप को मनवाते हैं। इसी वजह से रोज़ पेटल 40 साल से अपनी कामयाबी को मनवा रहा है। रोज़ पेटल का डंका बोझा जा रहा है। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली है, अब अपने सेगमेंट की जानिब आते हैं। एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये है कि ख़वातीन के अंदर ड्रग्स की एडिक्शन का, मनशियात का, तंबाकू नोशी का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है। इसकी जब सर्वे किया गया है, इनमें ज़्यादातर तादाद उन ख़वातीन की है जो कि तलाक याफ्ता हैं या कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हैं। तो बेशुमार सर्वेज में ये चीज़ सामने आई है कि जिन ख़वातीन को उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उससे ख़वातीन के अंदर नशे का, मनशियात का रुझान बढ़ा है और बड़ी अफसोसनाक हद तक इस रुझान में इजाफा हुआ है। और ज़्यादातर ख़वातीन इनमें वो भी हैं कि जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, घरेलू ख़वातीन इसका हिस्सा हैं। और हर लिहाज से ये इंतहाई अलार्मिंग चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिहाज से भी। और पाकिस्तान में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में
7% खवातीन सिगरेट पीती हैं, तंबाकू नोशी करती हैं और इन खवातीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होता आ रहा है। और ज़्यादातर जिस तरह हमने पहले कहा कि ये उन खवातीन की तादाद है जो कि जिनकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब है, डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार रही हैं, उनके साथ समाजी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, क्योंकि डिप्रेशन की ही बहुत बड़ी वजह है कि जो आपको मनशियात की तरफ लेकर आती है। हम देखते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में भी नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, लेकिन तंबाकू नोशी का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस पर हुकूमतों को भी काम करने की ज़रूरत है। अगर इसकी एक्सेस हर शख्स को होगी, बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि अंडर एज बच्चों को अलाउ ही नहीं है कि वो सिगरेट या कोई भी ऐसी मनशियात वाली चीज़ ख़रीद सकें, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कानून नाम की तो कोई चीज़ है नहीं है। छोटा बच्चा भी अगर सिगरेट लेने जाता है तो उसको भी दे दिए जाते हैं। यही वजह है कि आए रोज़ इस तादाद में इजाफा हो रहा है। ख़वातीन जो हैं वो नशे की लत में मुब्तला हो चुकी हैं। नौजवान लड़कियां हों या शादीशुदा ख़वातीन हों, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये लत देखने में हमें मिली है। और तमाम इदारों को अपने हिस्से का काम करने की ज़रूरत है। तमाम इदारों को अपने हिस्से के काम करने के हवाले से कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हों या सरकारी इदारे हों। शारिक खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तंबाकू नोशी के हवाले से हमेशा से सरगर्म अमल रहे हैं। इसके तदारुक के लिए इंडिविजुअल लेवल पर, इनफरादी सतह पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग शारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आए रोज़ मनशियात की तादाद में इजाफा हो रहा है, ख़वातीन के हवाले से ये फिगर्स बहुत अलार्मिंग है, इसको कैसे कम किया जा सकता है और आप लोग इस हवाले से क्या काम करें? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया PNN का हमेशा हमारा साथ देने का। इसकी जो फिगर्स हैं, ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर आ रही हैं और अब ये एक ऐसा प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि जो हर घर का एक इशू बनता जा रहा है। इसकी शुरुआत की तरफ चलते हैं हम कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब तंबाकू नोशी जो है वो एक, इसको हमेशा से कहा जाता है गेटवे ड्रग है। पहले आप छोटी चोरी करते हैं, फिर बड़ी चोरी करते हैं, तो आप तंबाकू नोशी शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आप ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो हम लोग जो हैं हमेशा से टबैको कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जो टबैको इंडस्ट्री है, इसने एक नया रुख लिया है और उसने एक निकोटीन पाउच और निकोटीन वेप डिवाइसेस मार्केट के अंदर मुतारिफ कराई है, जो कि अब हर जगह पे नज़र आ रही है। ये जो निकोटीन पाउचेस होते हैं, ये छोटे से डब्बे के अंदर आते हैं और इन्हीं डब्बों के नीचे एक उनके ट्रैश कैंस भी होते हैं। ये स्पेसिफिकली छोटे बच्चे और ख़वातीन की तरफ इसको टारगेट किया जा रहा है ताकि मुंह में इसको कंसील कर सके और इसको बाद में जब निकाल के फेंकना हो तो बजाय इसके कि डस्टबिन में फेंकें, आप उसको निकालें और उसको अपने उसी डब्बे के जो डिस्पेंसर बना हुआ है उसके अंदर इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। इस तरीके से ये टबैको इंडस्ट्री जो है वो हमारे आने वाले कल को तबाह कर रही है और ड्रग से पहले टबैको पे हुक करती है और एक दफ़ा जब ये लग जाते हैं तो फिर इनको ताहयात एक इनको कस्टमर मिल जाता है और जब तक ये कस्टमर मर नहीं जाता, आपने सही कहा है, बट इसकी इसकी हम ये देखते हैं कि बाहर के कंट्रीज में इतने सख्त रूल्स हैं कि अंडर एज कोई भी जो एडल्ट नहीं है, लड़का या लड़की, वो सिगरेट परचेज ही नहीं कर सकता है। यहाँ पर तो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं या बच्चे जो कि खुद बचपन से ही इस नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं, तंबाकू नोशी में मुब्तला हो जाते हैं, वो खुद जाते हैं दुकानों पर और कोई उनको रोकने वाला नहीं होता, उनको भी उसी तरह दे दिया जाता है। आप नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान में कानून तो मौजूद हैं, बट असल मसला उनकी एग्जीक्यूशन का है? आपने ये बिल्कुल 100% बात ठीक की है। कानून यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं और बल्कि मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो कानून इस तरह के भी हैं कि जिनको अगर अमल में लाया जाए या जिनके ऊपर अगर उनको एग्जीक्यूट किया जाए प्रॉपर तरीके से तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। फॉर एग्जांपल, बच्चों के स्कूल के 50 मीटर तक आप कोई खोखा नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हैं स्कूल की दीवारों पे बने हुए हैं। और फिर उसके अलावा अब आपने एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि खरीदो फरोख्त की वेबसाइट्स हैं, ये अगर आप इनसे तंबाकू नोशी का सामान खरीदते हैं तो ये आपको कंसील्ड पैकिंग के साथ देने लग गए हैं ताकि आप अपने घर वालों के सामने
चोरी छुपे इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करें, वो ब्राउन रंग के थैले के अंदर आएगी और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टाइम के अंदर, जब आप प्राइवेट टाइम हो आपका। तो इस तरह की चीज़ें हम पता नहीं अपने मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं, हमें इस चीज़ पे ज़रूर इस पे जोर लगाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने पिछले 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी विक्ट्रीज लेकर आए हैं, और इस तरह की विक्ट्रीज आई हैं कि हम लोगों ने 153% टैक्सेस इंक्रीज कराए हैं टबैको पे, और हमारी कोशिश यही इसीलिए थी कि ताकि महंगी से महंगी हो सके। अब होता क्या है कि टबैको इंडस्ट्री जो है वो नए प्रोडक्ट्स ला रही है, उसके ऊपर वो PS5 और इस तरह की गिफ्ट्स रख रही है, चेरी फ्लेवर रख रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि जी ये 18 साल से कम के बच्चों के लिए नहीं है, तो फिर चेरी फ्लेवर और PS5 का क्या ताल्लुक इस बात से, और इस तरह की ब्रांडिंग का क्या ताल्लुक, इसको इतना फ्लेवर बनाकर डालकर और चीज़ों को बच्चों के लिए करने का क्या फिर फ़ायदा। बात तो यही है कि ये बच्चों को टारगेट करते हैं, और ये 12 से 15 साल के बच्चों को टारगेट किया जाता है, और यही बच्चे फिर कल को कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, और बच्चे बच्चियां दोनों, और फिर उसके बाद आपको पता है कि पूरा वो फिर जनरेशन खराब हो जाती है जो ड्रग एडिक्ट्स की होती है फिर। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा शारिक, आपने ये बातें तो अपनी जगह ठीक कही हैं, लेकिन इस सारे मामले में ये बताइएगा, हम ये देखते हैं कि जो टोबैको है, जो तंबाकू नोशी है, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। नौजवान लड़के लड़कियां हैं, हाथों में वेव्स उन्होंने पकड़े हुए हैं, या फिर सिगरेट पी रहे हैं और बड़े फ़ख्र के साथ उसको लहरा रहे हैं। ये बताइएगा कि पेरेंट्स का इस सारे मामले में क्या रोल होना चाहिए, पेरेंट्स क्या किरदार अपना अदा कर सकते हैं? पेरेंट्स तो माशाल्लाह खुद बच्चों के सामने पी रहे होते हैं, बच्चों से मंगवा के पी रहे होते हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये डी जनरेशन जो हमारे यहाँ हो रही है ये बहुत ज़्यादा है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5 से 6 साल पहले की बात अगर आप देखें तो पेरेंट्स वगैरह के सामने या किसी गली मोहल्ले के अंदर भी कोई लड़का अगर खड़े होके या लड़की खड़े होके सिगरेट पीते थे, कोई बड़ा भी नजर आता था तो वो एटलीस्ट छुपा के फेंक दिया करते थे। अब जो है वो बड़ा इसको एक कूल समझने लग गए हैं, और वो छोड़ते नहीं है, और अपने आप को बड़ा एक वो एटीट्यूड देने लग गए हैं। इसीलिए अब हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स और असातिज़ा और पीयर्स का ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जा रही है कि हमें इन बच्चों को एक तो मना करना है, और दूसरा इनको ये करना है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कूल ना समझे। ये जो भी सिगरेट पीने वाला शख्स, देखें मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, कूल ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने वालदैन से छुपानी पड़ जाए, जो ऐसी कौन सी चीज़ है। अब वालदैन अगर बच्चों के सामने कर रहे हैं तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। वालदैन को तो बिल्कुल इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये बात नहीं होती कि वालदैन अपनी सेहत के साथ एक बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बल्कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से बच्चों के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। एट अ वेरी अर्ली स्टेज उनको लंग्स के प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं, और आपको तो ये मालूम है कि 615 अरब रुपए का इस मुल्क के ऊपर हेल्थ कॉस्ट बर्डन होता है सिर्फ टबैको की रिलेटेड 3 बीमारियों से, सिर्फ 3 बीमारियों से 615 अरब रुपए का नुकसान इस मुल्क को हो रहा है। तो हमें अब अकल के नाखून लेने चाहिए, और हमें बच्चों को अपने समझाना चाहिए कि ये कोई कूल चीज़ नहीं है, ये इंतहाई फजूल चीज़ है जिसको लोग समझ रहे हैं। देखिए हम लोगों ने, आपको याद होगा, पॉपी की बहुत बड़ी ग्रोथ थी पाकिस्तान के अंदर, हमें 15 साल लगे, हमने ख़त्म कर दिया। अगर हमारा दिल चाहता है इस मुल्क के अंदर अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना तो हम कर लेते हैं। टबैको इंडस्ट्री एक लेजिटिमेट इंडस्ट्री है, बिल्कुल है, और एक बहुत बड़ी टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है, लेकिन किस चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं? वो लोगों के खून का टैक्स पे कर रहे हैं, लोगों की जानों का टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें खुद इसके ऊपर अकल के नाखून लेने की ज़रूरत है, और हमें अपने बच्चों और अपने गिरदे नवाब में लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि ये ना करें। ये गैर इखलाकी बात भी है अपने आप को इस तरीके से। लेकिन शारिक, सिर्फ एक सिगरेट के डब्बे पर मेंशन कर देना नो स्मोकिंग या स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये काफ़ी है, ये आप समझते हैं? बाकायदा हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है। सोसाइटी को कलेक्टिव अपना रोल अदा करने की भी बहुत ज़रूरत है ना? हमारी कल ही मुलाकात हुई है, एक काफ़ी प्रोमिनेंट सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उनके साथ हमारी बात ही इस चीज़ पे हुई है कि हम लोग स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर उनके थ्रू, क्योंकि वो एजुकेशन, आपको मालूम होगा, एजुकेशन कमेटी के अंदर भी हैं,
और उसके अलावा वो मैनिफेस्टो को भी हेड कर रहे हैं PMLN की तरफ से। हमारी कल ही उनके साथ मीटिंग हुई है और बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई है, जिसके अंदर उन्होंने हमें ये प्रपोजल दिया है कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करेंगे और स्कूल्स के अंदर इसके ऊपर 15-15 मिनट की डिस्कशंस हर महीने करवाएंगे और इसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस बनवाएंगे, चीजें करेंगे ताकि नेशन वाइड एक कैंपेन हम इस पे रन कर सके। देखिए, हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिहाज से प्राइस तो इंक्रीज कर रहे हैं, टबैको की प्राइस इंक्रीज करवा रहे हैं। ये दुनिया भर के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर बच्चों की पॉकेट मनी की रीच से बाहर निकल गया तो ये बच्चे फिर वो खरीदने से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन इससे हमें 2-3 स्टेप्स आगे जा रहे हैं। हम एंटी टबैको यूथ क्लब्स बना रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, और हम लोग ख्वाहिशमंद इस चीज के हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इस बैंड वैगन पे साथ चले। और हमारी ख्वाहिश ये भी है कि वो हमें ज्यादा स्कूल्स की एक्सेस दे, क्योंकि देखिए क्रोमैटिक जिसका मैं CEO हूँ, जो कि टबैको कंट्रोल पे काम करती है, वो एक हद तक काम कर सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक हद तक कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट पूरा नेशन वाइड काम कर सकती है। इसलिए हमारी उनके साथ एक बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों पे आपको एक बहुत बड़ी कैंपेन नजर आएगी इस चीज़ के ऊपर। चलें जी, ये बहुत अच्छी आपकी काविश है और इसको करना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों की जनरेशन का मामला है। स्मोकिंग तो खुद एज इट सेल्फ इंजूरियस तो है ही है सेहत के लिए, लेकिन इसको तो उम्मुल खबाइस भी कहा जाता है। लास्टली ये बताइएगा कि आप ये जो कोलैबोरेट करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट के साथ करेंगे या प्राइवेट सेक्टर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे, जो तालीमी इदारे हैं उनके साथ भी आप कोई JV करेंगे? हमारी ख्वाहिश ये है कि हम पहले गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट करें और गवर्नमेंट के साथ करने के फौरन बाद 1-2 स्कूल्स के अंदर एग्जाम्पल्स बनाने के बाद फिर हम प्राइवेट इदारे जितने भी हैं उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा दूसरों को देख कर चीज़ें की जाती हैं, तो हमारी ख्वाहिश यही है कि पहले 1-2 स्टेप्स ले लें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो हमारे साथ बिल्कुल है। स्कूल्स का थोड़ा सा ये मसला होता है कि उसके अंदर एक बड़ा टाइट स्केड्यूल चल रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर एक इशू आता है। इसीलिए हम ख्वाहिशमंद ये थे कि हम गवर्नमेंट के थ्रू पहले स्टार्ट करें और रास्ता ये बनाएं कि हम पहले गवर्नमेंट के साथ चलें और फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भी साथ साथ चलना शुरू कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शारिक खान आपका, आपके वक्त का। और यकीनन गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना बाकी है। हमारी हुकूमतों की शायद प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि जो चीज़ें हमारी जनरेशन की बका का मामला है, जो उनकी मॉरल हेल्थ का मामला है, फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मॉरल हेल्थ मैटर करती है। लेकिन ये जो स्मोकिंग है, ये एक सोशल ईवल भी है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ, मॉरल हेल्थ वो भी डिस्टर्ब होती है और आप जो है फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। पेरेंट्स को, सोसाइटी को, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबको कलेक्टिव काम करना होगा, तभी जाके हम लोग अपने बच्चों को इस तरह की जो खबाइस हैं, इस तरह की जो मुज़र सेहत चीज़ें हैं, उनसे बचा सकते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो कि तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं। कुछ ऐसे ही एक तारीख़ी केस की हम आपसे बात करने लगे हैं। अच्छा, इस्लाम में तो ये है कि आप एट ए टाइम 4 शादियां कर सकते हैं और उसके लिए पहली बीवी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती है, इस्लाम में जो है। अच्छा, जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे ये कानून है, उनका मज़हब ये कहता है कि आप दूसरी शादी उसी सूरत में कर सकते हैं जबकि पहली बीवी को आप या तो डाइवोर्स दे चुके हों या वो इंतकाल कर चुकी हों। साइमल्टेनियसली एट ए टाइम 2 बीवियाँ आप नहीं रख सकते हैं। तो कराची में एक ऐसा केस सामने आया, एक खातून जो हैं जिनका नाम जोशुआ है, वो कहती हैं कि वो बाहर के मुल्क गई, तो उनको जब वापस आई तो उनको पता चला कि उनके जो शोहर हैं वो दूसरी शादी कर चुके हैं। उन्होंने बाकायदा इसकी तहकीक की। कहती हैं कि जब तक मैंने वो निकाहनामा नहीं देखा तब तक मैंने उस पर यकीन नहीं किया। निकाहनामा देखने के बाद वो अदालत गई, अदालत में उन्होंने केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि ये मसीही मज़हब के ख़िलाफ़ है कि एक बीवी के होते हुए आप दूसरी बीवी रख सकें। तो उस पर जनाब अदालत ने जो दूसरी शादी का मुर्तकिब मुल्ज़िम है उसको तकरीबन 9 बरस कैद और 30,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है और उसको जेल भेज दिया गया है। तो ये एक अपनी नौयत से बड़ा मुनफरिद केस था, लेकिन उस खातून ने ये जो मुकदमा किया था वो मुकदमा विन किया है
और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने बाकायदा इस पर तहकीकात की, उसके बाद ही ये सारे इक़दाम किए हैं और फाइनली उसके उस शोहर को जिसने उनकी मर्ज़ी के बगैर और जिसने खिलाफ अपने जो क्रिश्चियनिटी में उनके, चूँकि ये मज़हब में ये चीज़ है नहीं है कि आप एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी रख सकें, तो क्योंकि वो गैर शरई था, उनके मज़हब के नज़दीक गैर कानूनी भी था, तो उनको जनाब 9 बरस कैद और अब 30,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।